नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। 2 दिवसीय 9वां P20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस आयोजन की हाइलाइट्स। भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ P20 शिखर सम्मेलन। दिल्ली के द्वारका में बने नए कन्वेंशन सेंटर में यशोभूमि में आयोजित हुआ था सम्मेलन। P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर सभी प्रतिनिधियों की बनी सहमति। ब्राजील करेगा आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। विश्व के साझे भविष्य से जुड़ा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। P20 के प्री समिट बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने संसद भवन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तेरह से 14 अक्टूबर तक G20 देशों के संसदीय प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के एक दिन पहले प्री समिट का भी आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इन 3 दिनों में क्या कुछ खास रहा। चौदह अक्टूबर को 2 दिवसीय 9वां P20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात रही संयुक्त वक्तव्य पर सभी प्रतिनिधियों की आम सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी देशों के एक मत होने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और सभी को इसके लिए बधाई दी। एक्सेलेंसी, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा पिछले 2 सप्ताह 14 डेज तक अथक प्रयासों के बाद हम P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। ये सफलता आपके सहयोग एवं समर्थन से संभव हुई है। ये हमारी सामूहिक उपलब्धि है और मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति का बनना इस आयोजन की सफलता को साबित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसदीय विषय पर इस P20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 सत्रों में प्रतिनिधियों के बहुमूल्य विचार और इनपुट मानव केंद्रित विकास के लिए G20 प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है। निश्चित रूप से इन 4 विषयों को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार को इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति और मैत्री की स्थापना की बात कही। साथ ही इस पर दुख भी जताया कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी सभी देश मिलकर एक राय नहीं बना पा रहे। उसकी परिभाषा को लेकर अभी भी मतों में भिन्नता है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो,
किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र को भारत के जनजीवन के आचार और व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसीज, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। We know the compromise of the Prime Minister Modi with multilateralism, or the compromise with dialogue, the compromise to achieve agreements for the future, and the slogan "One Earth, One Family, One Future" is example of it. It's not possible to ask more. And so, congratulations, Mr. Prime Minister, for the success you achieve. But we parliamentarians represent the people of the world. And so we should also work together to achieve the success we wish to our people. Not let just the governments to do what they need to do, what they should to do, but participate, not in the competition, but as a complementary work
to achieve the success we wish to the people we represent. We need to defend peace everywhere, in all continents, in Europe, in Africa, in the Middle East, in Asia, in America. Without peace, forget to discuss sustainable development goals or to discuss other issues. So peace should be on the front page of our worries, always. One single death is too much. 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले 9वें P20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले 12 अक्टूबर को यशोभूमि द्वारका में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय फोरम की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के विश्वव्यापी जन आंदोलन बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्व भर में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। योर एक्सेलेंसीज, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार मानकर आज अलग अलग देशों में अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार नीतियां एवं कार्य योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी व्यापक चर्चा हुई है। आवश्यकता होने पर कानून भी बनाए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव लीना नंदन ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ के लिए जागरूक करती एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जो प्रकृति और पर्यावरण के महत्व पर आधारित थी। लीना नंदन ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया जिनमें उन उपायों को बताया गया था जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर व्यक्ति कुछ छोटी छोटी उपायों को करके अपना योगदान दे सकता है। We flagged the importance of lifestyle for environment in our discussions during the presidency of the Shanghai Cooperation Organization, and we are happy to report, Excellencies, that the communique also pointed out that there's a need to transition to sustainable lifestyles and sustainable consumption and production patterns, and the need to actually incorporate this in education so that lifestyle changes and models of development and sustainability can be encouraged and fostered across the world. Coming to the G20 discussions and deliberations, this was a very key theme across the G20 meetings, and it culminated in the adoption of high-level principles on lifestyles for sustainable development. And what are these principles? Just a quick overview. These principles emphasize on the interlinkages between development and climate agendas and support the effort to meet the basic needs of all people. It promotes environment-friendly individual and community behaviors. It adopts the principle for promoting sustainable production and investment in key areas, mainstreaming of sustainability in all aspects of the economy,
leveraging the potential of data and technology for adoption of sustainable consumption and production patterns. It recognizes the role of local communities, local and regional governments, and traditional knowledge. It recognizes the role of financing in achieving development and climate goals. And it also points out the need to strengthen international cooperation, collective action, and partnerships. G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने लाइफ मिशन पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। उन्होंने सामूहिक रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे अपनी अपनी संसदों में संवाद और चर्चा के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। Initiative of the Prime Minister Narendra Modi was set forth a valuable and sustainable model of global well-being. Is a call for action, as we understood very clear during the presentation. A call for action because climate change is something that is real. It's not some theoretical. Some people are believing that it does not exist, but if they feel that, please come to Pakistan and see the floods they had, or 1 month ago in Libya. They can visit countries that have forest fires. In Greece, 1 week forest fires, on the other week floods, killing thousands of people. They can go to the islands of the Pacific, where the rise of waters will make some countries disappear very soon if we don't have action, concrete action. As leaders, we must set the example and support and work with our communities to protect and preserve the environment. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए ठोस प्रयास की चर्चा करते हुए सांसदों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण के संरक्षक और पर्यावरण अनुकूल विश्व के पथ प्रदर्शक बने। Concept of lifestyle for the environment was first introduced by India at COP26 in Glasgow in 2021, calling upon the global community to make life an international mass movement towards, I quote, mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption, unquote, of our natural resources. Allow me to remind, Excellencies, that this is exactly what our father of nation, Mahatma Gandhi, had warned us a long time ago through his famous words, and I quote Mahatma Gandhi, "The earth has enough resources for our need, but not for our greed." These words ring true today, where we find the world battling with the adverse implications of the climate change and environmental degradation. Excellencies, Mission Life seeks to channel the efforts of individuals and communities into a global mass movement of positive behavioral change. Mission Life is a very significant step in our long journey of sustainable living. India, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made concerted efforts to combat the ill effects of climate change. In his words, I quote, "Mission Life connects the powers of the people for the protection of this earth and teaches them to utilize it in a better way. Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute according to his or her capacity. Mission Life believes that even small efforts can have a huge impact. Mission Life inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect environment. Mission Life believes that the environment can be protected by changing our lifestyle," unquote. Excellencies, collectively and individually, therefore, we need to be mindful of the fact that every small action counts and every individual matters in our fight against the challenges of the climate change. बता दें, G20 का अगला अध्यक्ष ब्राजील है। आगामी G20 की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील को बधाई दी। इस अवसर पर ब्राजील की चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा ने प्रसन्नता जताई। इस सम्मेलन में अफ्रीकी संसद के प्रतिनिधि
पहली बार शामिल हुए थे। सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्र हुए, जिनमें वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बारह से 14 अक्टूबर तक आयोजित P20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों से द्विपक्षीय मुलाकात की। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ने P20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन और सम्मेलन से पूर्व हुए लाइव यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय मंच की बैठक के दौरान आए G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों से द्विपक्षीय मुलाकात की। 12 अक्टूबर को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर मिल्टन डिक, बांग्लादेश की जातीय संसद की अध्यक्ष सुश्री शिरीन शर्मिन चौधरी, फेडरल नेशनल काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात के स्पीकर महामहिम श्री सकर घोबाश और पैन अफ्रीका के कार्यवाहक प्रेसिडेंट महामहिम डॉक्टर अशेविर वोल्डे गियोर्गिस गायो ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की प्राथमिकताओं और पहलों का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने G20 में अफ्रीका संघ को शामिल करने की भारत की पहल का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि हाल ही के दिनों में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं से भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिला है। दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग पहले से ज्यादा सुदृढ़ हुआ है और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों संसदों को संसदीय सहयोग के लिए दायरा बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश की जातीय संसद की अध्यक्ष सुश्री शिरीन शर्मिन चौधरी के साथ अपनी बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश की संसदों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग और डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ती कनेक्टिविटी पर संतोष व्यक्त किया। फेडरल नेशनल काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात के स्पीकर सकर घोबाश के साथ अपनी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बायोफ्यूल गठबंधन और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी पहल से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध गहरे हुए हैं। पैन अफ्रीका के कार्यवाहक प्रेसिडेंट डॉक्टर अशेविर वोल्डे गियोर्गिस गायो से मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। विशिष्ट जनों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और दोनों संसदों के बीच परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के बारे में बात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कोरिया गणराज्य के नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन प्यो से भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि वर्ष 2023 भारत और कोरिया दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर है इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है। राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। P20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट दुआर्ते पचेको से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने, इसका समर्थन करने और लोगों की सेवा करने के लिए सशक्त संसदों के निर्माण के IPU के एजेंडे में इसके साथ है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत और IPU दोनों का साझा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचनाओं का लोकतांत्रिकरण करना है। शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूसी संघ की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर श्रीमती
वैलेंटीना मतवियेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ने P20 को सफल बनाने में योगदान देने के लिए श्रीमती मतवियेंको को धन्यवाद दिया। उन्होंने मतवियेंको के राजनीतिक अनुभव, संसद और अंतर संसदीय संघ में उनके योगदान की भी सराहना की। यह टिप्पणी करते हुए कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से गहरे संबंध हैं। श्री बिरला ने कहा, दोनों देश संकट के समय एक साथ खड़े रहे हैं। भारत और रूस के बीच मिलिट्री, कृषि, ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में भी संबंध सुदृढ़ हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने यूरोप की संसद की वाइस प्रेसिडेंट महामहिम निकोला बियर के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर श्री बिरला ने भारत की संप्रभुता की बात करते हुए भारत के आंतरिक मुद्दों पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव लाने का विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा, हर देश और संसद संप्रभु है और उनके आंतरिक मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुश्री बियर ने P20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए श्री बिरला को बधाई दी और भारत के साथ यूरोपीय संसद के घनिष्ठ संबंधों की बात की। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है और भारत से सहयोग का अनुरोध है। लोकसभा अध्यक्ष ने सुश्री बियर को अगले वर्ष भारत के आम चुनावों के दौरान लोकतंत्र के उत्सव को देखने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के साथ 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 प्रेसिडेंसी ब्राजील को सौंप दी। P20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से संयुक्त वक्तव्य को अपना लिया गया। समापन सत्र के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से प्रतिनिधियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत में सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी विदेशी मेहमानों का धन्यवाद किया, तो सभी प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारी दिल्ली में यशोभूमि में 9वीं P20 प्रेसिडेंसी के सफलतापूर्वक समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 प्रेसिडेंसी ब्राजील की संसद को सौंप दी। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष लेखक सीजर परेरा डी लीरा को प्रेसिडेंसी सौंपी गई। समापन पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को साझा करेंगे। भारत में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हमारा संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र रहा है। भारत की नए संसद भवन में विशेष सत्र में भारत की संसद ने संविधान संशोधन करके केंद्र और राज्य की सभी चुनी प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वो निर्णय भी सभी दलों की सहमति से लिया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी निर्णयों में, कानून बनाने में। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे किसी राष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े विषय हैं। वैश्विक समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है। संसद के विशेष सत्र में भारत ने लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। लोकसभा अध्यक्ष और 9वें G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने तीसरे सत्र की शुरुआत की। एक परिवार पर शिखर सम्मेलन का सत्र लैंगिक समानता को मुख्यधारा महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास तक
विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की संसद में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक बताया। धन्यवाद देता हूं। महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण है जहां महिलाओं को समानता नहीं बल्कि समाज के सभी आयामों में नेतृत्व के सभी अवसर और अधिकार प्राप्त हो। भारत वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं लागू कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने महिलाओं के लिए आर्थिक असमानता को कम करने के उपायों के रूप में ऐसी योजनाओं का संकेत दिया। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के अध्यक्ष ने स्पीकर शिखर सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों को नए संसद भवन का दौरा कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ शुरुआत की। If there was any doubt at all that India doesn't take its democracy seriously, well, they would have been convinced last night at the beautiful new Parliament building. That environment, the whole environment is fabulous. The Parliament is amazing, and it was such an honour for you to take us there. So thank you. उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए भारत को बधाई दी और इस बात को रेखांकित किया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही 50% के दायरे में ऐसी व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिलाएं और बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। According to the UN Women's Statistics, women and girls are disproportionately affected by climate change. They are more likely to live in poverty. They are often the most vulnerable in the face of extreme weather events, food insecurity, and water scarcity. One of the striking statistics from UN Women is that 80% of people displaced by climate change are women and children. दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने ओटावा, कनाडा की पहली मेयर चॉरलेट एलिजाबेथ के एक उदाहरण के साथ इसकी शुरुआत की। Charlotte Elizabeth Whitton, the first woman mayor of Canada's major city, Ottawa, would not have put it better in describing women's struggles and difficulties when she said, and I quote, "Whatever women do, they must do twice as well as men to be thought half as good." Close quote. This means that no matter how good and meticulous women are, they are always doubted and regarded as perpetual incompetent, subhuman beings who must always prove their worth for existence. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए इसकी आधी से अधिक आबादी को हमेशा के लिए दूर नहीं रखा जा सकता है। Without the active participation of women and the incorporation of women's perspective at all levels of decision making, the goals of equality, development and peace cannot be achieved. Considering that women constitute more than half of the global population, the struggle for gender equality and women-led development should be regarded as a societal struggle. The continuous oppression of women, who constitute the majority in our society, is shame and a reflection of a sick society. बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष शीरीन शर्मिन चौधरी से भी लैंगिक असमानता पर कुछ तीखे सवाल पूछे गए। In Bangladesh, about 4 million women working in the ready-made garment sector contribute to the economy of the country. Yet, women empowerment and development is confronted with critical challenges. Why a vast majority of world's poor are women? Why women farmers are often invisible? Why women face difficulty in gaining access to capital, land, finance, ownership of productive assets? Why women are underrepresented at the leadership tier? Why do women have to bear unequal burden of poverty? When can we put an end to violence against women? यदि लैंगिक समानता वास्तव में हासिल करनी है तो उन्होंने नए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया।
It is time to find innovative responses to these challenges. It is important to bring in fresh perspective into stereotype thinking patterns and mindset. It is time to focus not only on women empowerment, but also on women-led development. It is time to allow the voices of women to be heard in the development arena and the corridors of power. It is time to pave the way for women to actively lead and shape policies, business and communities. महिला नेतृत्व वाले विकास पर अपनी बात रखते हुए ओमान राज्य परिषद के उपाध्यक्ष ने G20 और P20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। The Sultanate of Oman highly appreciates India's invitation to G20 and P20 and looks forward to deepening ties with all of the esteemed parliamentarians. Parliaments, as many of my colleagues have spoken earlier, they play a crucial role in advancing gender equality, and women in parliaments are known to be the main drivers of change in terms of gender equality in parliaments and the prospective societies. Sultanate of Oman believes in offering equal leadership opportunities to women, both in government as well as private employment, as stated by the basic statute of the Sultanate. We therefore highlight the need to adopt gender mainstreaming tools to seize the opportunity and eliminate discriminatory laws of women equal participation and contribution. मैक्सिको, स्पेन और रूस जैसे अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। सत्र का समापन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा गणमान्य व्यक्तियों को उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए धन्यवाद देने के साथ हुआ। We had very fruitful deliberations on the theme mainstreaming gender equality from women's development to women-led development. It gives me immense pleasure to share with you that our parliament recently passed a historic legislation, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Women's Empowerment Act, which Honorable Speaker just mentioned, for providing 1/3 reservation to women in the Lok Sabha, House of the People and state assemblies. It's a significant step in creating an enabling environment to further strengthen the leadership role of women and their active involvement in the decision-making process. We hope to learn from your experiences as well. I am confident that together we can create a more egalitarian environment for the women folk of our countries in the legislative framework and decision-making bodies. लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व में विकास को लेकर भारत लगातार प्रयासरत है। वहीं चौथा सत्र एक भविष्य सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव। चौथा और आखिरी सत्र थीम पर आधारित सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी और उसके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारतीय संसद को धन्यवाद दिया। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन पर चौथे सत्र का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। इसे सभी देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए G20 घोषणा दस्तावेज में भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विभिन्न विकासों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया 3 मूलभूत DPI, डिजिटल पहचान,
वास्तविक समय में तेज भुगतान और व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। The recently held G20 summit in New Delhi, the transformative and inclusive role of digital technology was highlighted with a focus on digital public infrastructure. The key ideas of digital public infrastructure, DPI, and digital public goods, DPG, generated significant attention as exemplified by the emphasis on DPIs within the G20 framework. The G20 reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. सत्र में भाग लेते हुए पैन अफ्रीकी संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि इस तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल युग में हमारे भविष्य को आकार देने के लिए सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में प्रौद्योगिकी की शक्ति निर्विवाद है। यह जोड़ना कि सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हैं, जिससे शिक्षा दूरस्थ और सेवा समुदायों के लिए सुलभ हो जाती है। In this rapidly evolving digital age, the power of technology and public digital platforms to shape our future is undeniable. I will explore how these platforms are already bringing about transformative change in our lives and what we can anticipate in the years to come. We find ourselves at the pivotal moment in history where digital platforms have become integral to our daily existence. From social media to e-commerce, from e-governance to online education, these platforms have woven themselves into the fabric of our society. They are the means through which we connect, communicate, and collaborate. They are the tools that enable us to access information, service, and opportunities. This theme reminds us of our humanity. It reminds us that despite how strong we might be as individual countries, we cannot prosper acting in isolation to others, notwithstanding how weak and frail their political and economic conditions are. It calls upon all of us as global citizens to unite in confronting common challenges such as slow economic growth, recession, poverty, hunger, and the existing geopolitical tensions. It reminds us that our artificial boundaries are not bulletproofs to make us immune and invincible from common global challenges. Because what happens in one country has far-reaching impact beyond our boundaries. The relationship between government and its people is immense. Done right, it can mean better, faster, and more responsive public services with far greater reach than traditional delivery methods. Done wrong, it can lead to a one-size-fits-no-one's approach. Citizens can become frustrated with so-called digital solutions which do not solve their needs. Technical failures can lead to data loss or worse, data leaks. I want to tell you about the e-petition systems in the House of Commons, a shared project between the government and the House, which I think shows how technology can be used to connect politicians with its citizens. Technology has come a long way, and during this session, we focus on the impact of public digital platforms on people's lives. Since 2010, India has built an impressive collection of public-facing digital platforms that have transformed its citizens' lives. And as I understand, it is the aim of India's government to expand and export this so-called DPI, digital public infrastructure. During the G20 in June,
the New Delhi Declaration was adopted. It draws attention to building safety, security, resilience and trust in the digital economy. In 2023, digital public infrastructure has also been selected as one of this year's high-impact initiatives to accelerate the United Nations Sustainable Development Goals. With the introduction of the digital public infrastructure, we have seen the remarkable difference that digital services can make to people's lives through access to payments, finance, healthcare, education and more. इस आयोजन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और रूस की संघीय विधानसभा के फेडरेशन काउंसिल के अध्यक्ष के साथ भी बातचीत की। उन्होंने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की और इसी के साथ 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन का 14 अक्टूबर को समापन हो गया। P20 शिखर सम्मेलन में आए सभी देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया, साथ ही तारीफ भी की। Mr. Speaker, allow me to take this opportunity to congratulate His Excellency Prime Minister Modi, the Indian Space Research Organization, and all those who contributed to this historic achievement of India. Thank you very much for a wonderful evening last night. And if there was any doubt at all that India doesn't take its democracy seriously, well, they would have been convinced last night at the beautiful new Parliament building. That environment, the whole environment is fabulous. The Parliament is amazing, and it was such an honour for you to take us there. So thank you. And again, as you've just informed us, in the first session, the first thing you did was to amend your constitution to reserve seats for women. And again, once again, demonstrating to the world that India is serious about women's participation, women's development, and women-led change. So thank you for that. The theme of our conference is Parliaments for One Earth, One Family, One Future, which draws inspiration from the ancient Indian philosophy translated to mean the world is one family. We've seen how interconnected we are as we face our shared challenges together as one earth, one family and one future. This week I was fortunate enough to tour a pilot community here in New Delhi, participating in the Australia-India Water Security Initiative. The project, commissioned by the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, aims to improve water security and livability conditions in line with water-sensitive cities and gender equality, including also disability and social inclusion principles. India, for example, under the guidance of its dynamic Prime Minister, has witnessed remarkable advancement in the digital realm, fostering innovation, connectivity, and inclusive growth. We stand all here today to gain from the Indian model. With the support and collaboration of the Republic of India, Mauritius have been able to successfully implement the following projects: the e-prison system, early digital learning program, Pan-African e-network project, teleeducation and Vidya Bharati, and the Arogya Bharati. We are grateful to the Indian presidency of the G20 for the invitation to our country. More specifically, I would like to thank my colleagues from the Rajya Sabha and the Lok Sabha and the President of the Interparliamentary Union, Mr. Duarte Pacheco, to allow us to join you here today. And as I understand, it is the aim of India's government to expand and export this so-called DPI, digital public infrastructure. During the G20 in June, the New Delhi Declaration was adopted. It draws attention to building safety, security,
resilience and trust in the digital economy. Our thanks to you, to India, for the way that you've ensured that this conference has gone ahead. I've got to say we're in an amazing conference centre, so it's a big thank you for hosting the P20. I must start by congratulating the government and people of India for coming with such an important and powerful G20 theme, One Earth, One Family, and One Future. This theme reminds us of our humanity. तो इसी के साथ G20 के सफल आयोजन के बाद भारत की अध्यक्षता में P20 शिखर सम्मेलन का भी सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।